रहीमुद्दीन की नरम गरम और धुआंधार तकरीर तकरीबन 1 घंटा जारी रही। फिर उसने मीटिंग बर्खास्त कर दी। मीटिंग खत्म होने के बाद इंस्पेक्टरान जाने लगे तो मैं भी उठ खड़ा हुआ, लेकिन रहीमुद्दीन ने मुझे और एक दूसरे इंस्पेक्टर को रोक लिया। जब दूसरे तमाम इंस्पेक्टर कॉन्फ्रेंस रूम से चले गए तो रहीमुद्दीन ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैं दुनिया का 8वां अजूबा हूँ। क्या ढाका में आप कभी पहले भी ला चुके हैं? जी नहीं। फिर तो आपको खासी दुश्वारी पेश आएगी। मेरा मतलब है कि किसी नई जगह पर खुद को एडजस्ट करने में कुछ वक्त ज़रूर लगता है। रहीमुद्दीन ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर करीब बैठे हुए दूसरे इंस्पेक्टर की जानिब इशारा करके बोला, इन सभी लिए इंस्पेक्टर तजम्मुल बुखारी। मैंने इनको खास तौर पर आप ही की वजह से रोका है। रहीमुद्दीन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये मेरे काबिल एतमाद और तजुर्बाकार इंस्पेक्टर हैं। ढाका का चप्पा चप्पा इनका देखा हुआ है। ये आपकी भी हर तरह से रहनुमाई कर सकती हैं। मैंने जवाब देने की बजाय सर को जुम्बिश देकर शुक्रिया का इजहार किया। मैं फ़िलहाल आपको मिस्टर बुखारी के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दूंगा। रहीमुद्दीन ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, फिर उठते हुए बोला, आपकी पोस्टिंग के बारे में मैं सोच समझकर फैसला करूंगा। रहीमुद्दीन अपनी बात मुकम्मल करने के बाद रुका नहीं, तेजी से घूमकर अपने ऑफिस में चला गया, जिसका एक दरवाज़ा कॉन्फ्रेंस रूम में भी खुलता था। मैं भी उठ खड़ा हुआ, मगर तजम्मुल बुखारी ने, जिसे सिर्फ बुखारी के नाम से याद किया जाता था, मुझे इशारे से बैठने को कहा। ढाका में मेरी मुलाजमत का वो पहला दिन था, इसलिए बुखारी के इशारे पर अमल करने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रहीमुद्दीन ने जिस अंदाज में उसका तारुफ कराया था, उससे जाहिर था कि बुखारी उसका ना सिर्फ खास आदमी है, बल्कि नाजायज़ लेन देन भी उसी के जरिए होती होगी। मैं उसके इशारे पर बैठ गया तो उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। सॉरी, मैंने माजरत की, मैं सिगरेट नहीं पीता। मेरे साथ रहोगे तो आदी हो जाओगे। उसने गुफ्तगू की इब्तदा ही इंतहाई बेतकल्लुफ़ी और भोंडे अंदाज में की। फिर सिगरेट जलाकर एक तवील कश लेता हुआ बोला, तुम खुशकिस्मत हो जो बड़े साहब ने तुम्हें मेरे साथ लड़ा दिया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुमको बहुत जल्द मुकामी हालात से बाखबर करने के बाद कोई ऐसी प्राइज पोस्ट दिला दूं जो हर एतबार से तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मैं उसकी बात का मफहूम समझ रहा था। उसके जुमलों की साख्त बता रही थी कि वो ना सिर्फ एक नंबर का रिश्वतखोर है, बल्कि इंतहाई ढीठ और मगरूर भी है। मैंने तुम्हारी पटना वाली फाइल देखी है। उसने इंतहाई बाजारिया अंदाज में कसीफ धुएं के छोटे बड़े दायरे मुंह से खारिज करते हुए इंतहाई दीदा जलेरी से कहा, तुम एक ईमानदार ऑफिसर रहे हो, लेकिन अब। वह अपना जुमला नामुकम्मल छोड़कर मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। क्या यहाँ पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को सीक्रेट नहीं रखा जाता? मैंने ताजुब से पूछा। रखा जाता है, बुखारी शाह ने उचकाकर बोला। बड़े साहब अपनी ड्यूटी में बहुत मोहतात रहने के आदी हैं, लेकिन दूसरों की हद तक। मैं समझा नहीं। मैंने पहलू बदल कर पूछा, दूसरों की हद तक से आपकी क्या मुराद है? मेरा मतलब निहायत वाज़ेह था। उसने बड़ी लापरवाही से अपने जुमले का मफहूम समझाते हुए कहा, मेरे और बड़े साहब के दरमियान कोई बात राज नहीं रहती, शायद इसलिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दूसरे हाथ को भी शामिल करना ज़रूरी होता है, क्या समझे? उसने अपना आखिरी जुमला बाएं आंख झपका कर अदा किया। इंसान को जैसा देश वैसा भेष के असूल पर काम करना पड़ता है। जो ऐसा नहीं करते वो बड़े घाटे में रहते हैं। मैं आपकी बातों का मतलब कुछ कुछ समझ रहा हूँ, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। कुछ कुछ नहीं मिस्टर आजर, बुखारी ने मेरी संजीदगी को महसूस करके बड़ी साफगोई से कहा, तुम्हें बहुत कुछ समझना पड़ेगा। ना समझोगे तो शायद ढाका में ज्यादा अरसा ना रह सकोगे। क्या मतलब? मैंने तेवर बदले तो बुखारी ने फिर एक तवील काश लेकर सारा धुआं मेरी तरफ उड़ाते हुए जवाब दिया, मतलब ये है मेरी जान कि ईमानदारी का ढोंग इस तरह रचाओ कि किसी को तुम्हारी जानिब उंगली उठाने का मौका ना मिले, लेकिन काम वो करो जिससे तुम्हारी माली हालत भी मुस्तहकम रहे और अफसरान भी खुश नहीं। और अगर कोई ऐसा ना कर सके तो? मैंने खून के घूंट पीकर सवाल किया। मेरी जुबान में उसे बदनसीब कहा जाएगा, उसने खुलकर कहा। जिंदगी में तरक्की करने के मौके बार बार नहीं मिलते। इसके अलावा बहती गंगा में हाथ ना धोना भी मेरे नज़दीक महज हमाकत है। आप शायद जिस हमाम में सब मादरजाद नंगे हों, वहाँ एक दो अफराद का लिबास में होना बड़ा मायूब समझा जाता है। बुखारी ने मेरी बात काट कर तेजी से उठते हुए कहा, तुम 2-1 रोज तक मेरी बातों पर गौर कर लो, उसके बाद कोई फैसला करना। तुम्हारा क़याम कहाँ है? पलटन मैदान के करीब 2 कमरों का एक अपार्टमेंट हासिल कर लिया है। फ़ोन है वहाँ? जी नहीं। डोंट वरी, बुखारी ने मेरा पता नोट करते हुए निहायत फराक दिली से कहा, 2 रोज़ के अंदर अंदर मैं तुम्हारे लिए फ़ोन का बंदोबस्त भी करवा दूंगा। शुक्रिया, मैंने इनकसारी का इजहार किया। बुखारी अपना जुमला मुकम्मल करके तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे मैं भी बाहर निकला तो महकमे के कुछ इंस्पेक्टर वहाँ मौजूद थे। उनसे रस्मी एक्सरे करने के बाद मैं रहीमुद्दीन के पीए के कमरे में दोबारा गया।
सरोज कोई ज़रूरी ड्राफ्ट टाइप करने में मसरूफ़ था। मैं खामोशी से खाली कुर्सी पर बैठ गया। 10 मिनट बाद उसने फारिग होकर मेरी तरफ देखा तो इस तरह चौंका जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी वो हरकत मेरे लिए ताज्जुब खेज़ और हैरानकुन थी, इसलिए कि मुझे उससे मुलाकात किए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी। उसने कॉन्फ्रेंस रूम में भेजने से पेशतर मुझसे बड़ी खुश मजाजी से कहा था कि आप मीटिंग अटेंड कर लें, उसके बाद मुलाकातें होती रहेंगी। लेकिन अब उसकी नज़रों में अजनबियत का एहसास था। मैं गड़बड़ा कर रह गया। मैंने दोबारा अपना तारुफ कराया तो खोज के लहजे में बोला, आपको फ़िलहाल मिस्टर तजम्मुल बुखारी के साथ अटैच किया गया है। आपकी पोस्टिंग का इन्हिसार भी मिस्टर बुखारी की रिपोर्ट पर होगा। आपको क्या करना और क्या नहीं करना इसके बारे में भी मिस्टर बुखारी आपको बेहतर तौर पर बता सकती हैं। मैंने वहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं समझा और रस्मी तौर पर सलाम करके बाहर आ गया। नए दफ्तर में पहले रोज़ का तजुर्बा ही मेरे लिए खासा परेशान कुन साबित हुआ। बुखारी ने जिस अंदाज में खुलकर बातें की थी उसके वाज़े मतलब यही निकलते थे कि अगर मुझे मुलाजमत बरकरार रखनी है तो ईमानदारी का चोला उतारना होगा। मैं दफ्तर से घर पहुंचा तो जलील ने मुस्कुराती नज़रों से मेरा खैर मकदम किया। उसके जिस्म से मछली की बू आ रही थी। मुझे याद आ गया उसने कहा था कि वो आज मछली भात से मेरी तवाज़ो करेगा। क्या बात है साहब? जलील ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा। आप परेशान नजर आता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसे टालने की खातिर कहा। थोड़ी थकान है, कुछ देर आराम करूंगा तो जाती रहेगी। ठीक है साहब, आप लिबास बदल कर आराम करो, मैं रसोई में जाकर अपना काम करता हूँ। नाश्ता तैयार होने के बाद जगा दूंगा। जलील किचन में चला गया। मैं अपने कमरे में आ गया, जिसे जलील ने मेरी गैर मौजूदगी में बड़े सलीके से तरतीब दिया था। बारिश होने के सबब हवा में हल्की हल्की नमी बाकी थी। चुनाचे मैंने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और जूते उतारने के बाद लिबास तब्दील के बगैर ही बिस्तर पर दराज होकर आंखें बंद कर ली। बुखारी के जुमले रह रह कर मेरे कानों में सदाए बाज गश्त बन कर गूंज रहे थे। ईमानदारी का ढोंग इस तरह रचाओ कि किसी को तुम्हारी जानिब उंगली उठाने का मौका ना मिले, लेकिन काम वो करो जिससे तुम्हारी माली हालत भी मुस्तहकम रहे और अफसरान भी खुश रहें। जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं उनके बारे में किसी दूसरे से मशवरा करने की गलती मत करना, वरना मुमकिन है तुम्हारी पोस्टिंग किसी ऐसे दूर दराज इलाके में कर दी जाए जिसके बारे में दूसरे सोचना भी पसंद नहीं करते। मेरे डूबते जहन में बुखारी के जुमलों की बाज़गश्त जारी थी जब किसी के कहकहे की आवाज़ ने मेरी तवज्जो अपनी सिम्त मबजूल करवा ली। मैंने नज़रें घुमा कर देखा। वो घुटे हुए जिस्म का एक हट्टा टट्टा दराज कद शख्स था जिसने अपने जिस्म पर गेरवे रंग की खद्दर की एक चादर लपेट रखी थी। उसने जिस्म पर भभूत मल रखा था। उसका सर अंडे के छिलके की मानिंद सफ़ेद था, लेकिन उसकी दराज गहरी स्याह चुटिया बल खाती उसके कुशादा शानों पर लहरा रही थी। उसकी पेशानी सर घुटे होने के सबब कुछ ज़्यादा ही कुशादा नजर आ रही थी, जिस पर संदल का लेप बल खाता दिखाई दे रहा था। उसके गले में कई किस्म की मालाएं झूल रही थी। सीने पर घने स्याह बाल थे। बड़ी बड़ी आंखों में एक मकनातीसी कशिश मौजूद थी। उसकी पलकें साफ थी। वो सीना ताने मेरे सामने खड़ा मुझे गहरी और दिलचस्प नज़रों से घूर रहा था। उन निगाहों में ऐसा सहर था कि मैं उसकी जानिब से अपनी नज़रें ना हटा सका। इस किस्म के साधु, जोगी और पंडित पुजारी मैं पटना में भी देख चुका था, लेकिन मुझे कभी उनके करीब जाने या उनसे दू बदू गुफ्तगू करने का इत्तफाक नहीं हुआ था। चुनाचे इस वक्त किसी पुजारी या जोगी को अपने करीब देखकर मुझे हैरत हुई। उसके घूरने का अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे बहुत अरसे से जानता हो, लेकिन मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने उसे उस रोज़ पहली बार देखा था। कौन हो तुम? मैंने स्पाट लहजे में दरियाफ्त किया। इस तरह आंखें फाड़े मुझे क्या घूर रहे हो? मैं देख रहा हूँ बालिक कि इस समय तुझे कोई दुबदा ब्याकल कर रही है। तुझे किसी करवट चैन नहीं आ रहा। उसने स्पाट मगर ठोस लहजे में कहा। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने कदरे दुरुस्त लहजे में सवाल किया। धीरज बालक, धीरज, वो अजीब मायनी खेज अंदाज में मुस्कुरा कर बोला। मन शांत ना हो, सामने घुप अंधेरा फैला हो तो मनुष्य को बहुत सोच विचार करके कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन तुम? मैं तेरा मित्र यानी दोस्त हूँ। उसने मेरी बात काट कर कहा। तुझे रास्ता दिखाने आया हूँ, मुक्ति का सीधा रास्ता, मगर मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने रूखले अंदाज में उसे टालने की कोशिश की। जोगियों से ऐसी बात नहीं करते बालिक, उसने नरम लहजे में मुझे समझाने की खातिर कहा। मैं तेरी सहायता के कारण आया हूं और तू मुझे धुतकार रहा है। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? मैंने उलझते हुए बेरुखी से दरियाफ्त किया।
मैं सब कुछ जानता हूँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। जो बीत चुकी वो भी जानता हूँ, जो बीत रही है वो भी मेरी आंखें देख रही हैं, और कल तेरे ऊपर जो बीतने वाली है वो भी मेरी नज़रों से ओझल नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम गलत जगह पर आ गए हो। मैंने उसकी बेसरोपा बातों पर झल्लाते हुए कहा, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुम कौन हो ये बात सीताराम के सिवा और कौन जान सकता है, उसने मायनी फैज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए बड़े एतमाद के साथ कहा। क्या मतलब? मैं उसकी बात पर चौंके बगैर न रह सका। मतलब भी तुम्हारी समझ में आ जाएगा, परंतु इस समय मैं तुम्हारे पास किसी और कारण से आया हूँ। उसने यकलख्त संजीदगी इख्तियार कर ली। मनुष्य का दारू होता है। तुम्हारे मन में क्या खलबल हो रही है मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम कोई चिंता मत करो। जो मूर्ख तुम्हारा बुरा सोच रहे हैं वो अपने इरादे में कभी सफल नहीं होंगे। होगा वही जो तुम चाहोगे। मैंने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, वजाहत तलब नज़रों से सीताराम को देखता रहा। मेरी बात ध्यान से सुनो बालिक, ये बुखारी और रहीमुद्दीन तुम्हारे रास्ते की धूल हैं, इनसे घबराने की कोशिश मत करो। तुम मैं उसकी ज़बान से रहीमुद्दीन और बुखारी का नाम सुनकर कसमसाने लगा। तुम उन लोगों के बारे में और क्या जानते हो? मैं केवल इतना जानता हूँ कि मोरी की ईंट कभी चौबारे नहीं चढ़ सकेगी, परंतु तुझे मेरे साथ एक समझौता करना होगा। क्या? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। आज मैं तेरी बिपता, तेरी सारी चिंता दूर कर सकता हूँ, लेकिन कल तुझे भी मेरा ये काम करना होगा। सीताराम ने ठोस लहजे में अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तू सीधे रास्ते का मुसाफिर है। तेरे दुश्मन तुझे भटकाना चाहते हैं। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा तो वो तुझे मजबूर नहीं कर सकेंगे। जो तू चाहेगा वो ही होगा। जो उनके मन में है वो कभी पूरा नहीं होगा। मैं मखमसे में पड़ गया। सीताराम मेरे लिए कतई अजनबी था। उसकी बातें भी मेरी समझ से बालातर थीं। मैं सोचे समझे बगैर एक गैर मुस्लिम को ज़ुबान नहीं दे सकता था। मुझे ये ख्याल भी बेचैन कर रहा था कि इसे अचानक मेरा कैसे पता चल गया। कौन था वो? मुझसे क्या चाहता था? मेरे जहन में मुतअद्दिद सवालात उभर रहे थे। फिर एक ख्याल ने तेज़ी से सर उभारा, कहीं सीताराम भी बुखारी और रहीमुद्दीन का कोई ख़ास आदमी तो नहीं? मुमकिन है वह मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शीशे में उतार कर उस जाल में फंसाना चाहता हो जो मेरे लिए बिछाया जा रहा था। इस ख्याल के आते ही मैंने सीताराम को कदरे तीखी नज़रों से घूरा, लेकिन इससे पेशतर कि मैं कुछ कहता, सीताराम ने मुझे तेज़ नज़रों से देखते हुए बड़ी गंभीर आवाज़ में कहा, जिसके मन में खोट हो वो हमेशा धरती के ऊपर ही ऊपर भटकता रहता है। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तेरे भविष्य में क्या लिखा है। तेरे मन में मेरे लिए जो गंदे विचार डगमगा रहे हैं मैं वो भी जानता हूँ, लेकिन ये तेरी भूल है मूर्ख। मैं अगर दुश्मनों का संगी साथी हूँ तो अपनी महान शक्ति के जरिए तेरा ध्यान पलट सकता था। मेरी आंखों का एक इशारा ही तेरे लिए बहुत होता। तू मुझे पहचानने में बड़ी भूल कर रहा है। तन की आंखें बंद कर ले, मन की आंखें खोल कर देख, अपनी बुद्धि इस्तेमाल में ला। ये समय भी बीत गया तो सारा जीवन अंधेरों में गुजार देगा। सीताराम, मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, तुम जो बातें कर रहे हो वो मेरे हलक के नीचे नहीं उतर रही हैं। मैं आंख बंद करके किसी अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम अगर दोस्त बनकर मेरी मदद करने आए हो तो खुलकर साफ साफ बातें करो। सीताराम मेरा खरा जवाब सुनकर एक लम्हे को बल खा कर रह गया। फिर उसने मुझे घूरते हुए आंखें बंद कर लीं। अंदाज ऐसा ही था जैसे कोई शोबदाबाज मदारी मजमे को पूरी तरह अपनी तरफ मुतवज्जा करने को इख्तियार करता है। मैं उसके चेहरे पर नज़र जमाए रहा। वो मुतजाद कैफियतों से दो चार होता रहा। कभी उसकी कुशादा पेशानी पर आड़ी तिरछी सिलवटों का जाल बिखरने लगता, कभी उसके होंठ मुतहर्रिक नजर आने लगते, कभी वो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर जोर आजमाई शुरू कर देता। मैं उसकी एक एक हरकत का जायजा लेने में मसरूफ था। जब उसने कुछ देर बाद अचानक आंखें खोल दी, मुझे झुरझुरी आ गई। उसकी आंखों के ढेले सुर्ख अंगारों की मानिंद दहकते नजर आ रहे थे। फिर उसकी ठोस और करख्त आवाज मेरे वजूद में गूंजती हुई उभरी, मूर्ख, तूने सीताराम की महान शक्ति पर कीचड़ उछालने की कोशिश करके जो अपराध किया है उसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। तूने मुंह फाड़ कर कहा था कि मेरी बातें तेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहीं। तूने जोगी सीताराम की दोस्ती को गलत रंग देने की भूल की है। तू नहीं जानता कि मेरा अपमान करके तूने जो पाप किया है उसका नतीजा क्या होगा। जोगी सीताराम की फ़ोन उबलती निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। उसकी ठोस आवाज़ मेरे वजूद को झंझोड़ रही थी। तेरे मन में ये ध्यान आया था कि मैं तेरे बैरियों से मिला हुआ हूँ। तूने कहा था कि तू आंखें बंद करके मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता।
परंतु मैं तुझे बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या जानता हूँ। अपनी कथा सुनना चाहता है तो सुन। तूने जब जन्म लिया था तो तेरे बहन भाई इस संसार से मुंह मोड़ चुके थे। उनमें से कोई भी 9 साल से अधिक यानी ज्यादा जिंदा नहीं रहा, लेकिन तू भागवान है जो अभी तक जिंदा है। तेरे कुनबे के एक महान पुरुष को तेरा नाम बदलने का ध्यान आया था, परंतु उस समय देर हो चुकी थी। उसने दुनिया से मुंह मोड़ने से पहले अपने गले से जो माला उतार कर तेरे गले में डाली, उस माला ने तुझे तो लुटेरों से बचा लिया, लेकिन तेरे माता पिता का वही अंजाम हुआ जो उनके भाग में लिखा जा चुका था। तूने जिंदा रहने के कारण बड़े पापड़ बेले हैं। तू पटना से मुंह मोड़कर यहाँ आ गया, परंतु यहाँ भी तुझे कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जोगी सीताराम मेरे बारे में जो कुछ बता रहा था उसका एक एक हरफ दुरुस्त था। मैं फटी फटी नजरों से उसे देखता रहा। वो मेरी जिंदगी के तमाम नशेबो फराज से वाकिफ था। वो यकीनन पुरअसरार कुव्वतों का मालिक था, जो उसने मेरे दिल का हाल भी पढ़ लिया था। उसने दादा जान की मुतबर्रिक तस्बीह का हवाला भी दिया था। वो हकीम अंकल और डिप्टी बशीर अली से भी मेरे ताल्लुकात के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उसने मेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश क्यों की थी? वो किसी परछाई की तरह मेरी जिंदगी के एक एक लम्हे का ताक़ुब क्यों कर रहा था? उसने कहा था कि मैं अगर उसके साथ समझौता कर लूं तो फिर रहीमुद्दीन और तजम्मुल बुखारी मेरी मुट्ठी में होंगे। मैं जो चाहूँगा वही होगा। उसने इस कदर यकीन से मेरे बारे में वो सब बातें क्यों की थीं? क्या वो मावराई कुव्वतों का मालिक था? अगर था तो उसे मेरी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? उसके दिल में क्या था? क्या चाहता था वो मुझसे? मेरे दिलो दिमाग में फिर मुख्तलिफ सवालात उभरने लगे। उसने हिकारत से मुस्कुराकर कहा, फिर डगमगाने लगा, फिर विचारों में गुम होकर भटकने लगा। तो मुझसे क्या समझौता करना चाहते हो? मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद उसे कुरेदने की खातिर दरियाफ्त किया। इस हाथ दे उस हाथ ले वाली बात माननी पड़ेगी तुझे। वो यकलफ्त संजीदा हो गया। इसी में तेरी मुक्ति है। मैं तुम्हारे साथ समझौता कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैंने कुछ सोच समझ कर जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो मेरे मजहब या मेरे असूलों से टकराता हो। तुम जानते हो कि मैं मुसलमान हूँ और अपनी ईमानदारी की वजह से परेशानियों का शिकार हूँ। सौदेबाजी कर रहा है जोगी सीताराम से? उसने जहर खंड से कहा। जो कुछ भुगत चुका है अभी तक उससे मन नहीं भरा। बात सौदेबाजी की नहीं, एक मुसलमान के ईमान की है, और मैं किसी कीमत पर पाप और पुण्य का ध्यान मन से निकाल दे। वो तेजी से मेरी बात काट कर ठोस और सरसराते लहजे में बोला, तू अभी बालिग है। तू नहीं जानता कि ये संसार एक गोरख धंधा है। पाप और पुण्य के चक्रों में पड़ेगा तो अपनी असलियत भी भूल जाएगा। लेकिन मैंने फिर कुछ कहना चाहा, उसने फिर मेरी बात काट ली। धर्म कर्म की बातें मन से निकाल दे, ये तेरे बस का रोग नहीं है। उसने बड़े यकीन से कहा, आज जो तेरे हाथ आ रहा है उसे स्वीकार कर ले। कल के चक्कर में पड़ेगा तो भटक जाएगा। मुझे भटकना मंजूर है, लेकिन मैं गुनाह के किसी ऐसे रास्ते को नहीं अपनाऊंगा जो हमेशा मेरे ज़मीर को कचोके लगाता रहे।